श्री सुशील कुमार सिंह जी। सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया। महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसको हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। वैसे आमतौर पे जब बजट पेश होता है तो पक्ष के लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, बजट बहुत अच्छा है, और विपक्ष के लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये बजट बेकार है, ज़ीरो बजट है। ये एक परंपरा टाइप से बन चुकी है। मैं थोड़ा अलग बात करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारा जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है, और हमारे संविधान की जो अवधारणा है उसके तहत हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के आधार पर, और केवल सोच नहीं, संकल्प के आधार पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बजट में सबकी चिंता की गई है। हर क्षेत्र को उनकी चाहत और आवश्यकता के अनुसार पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बजट में गरीबों के लिए विशेष कल्याण, विशेष सहायता की बात की गई है, जो या तो हमारे विपक्ष के भाइयों को समझ नहीं आता या फिर इससे उनको आपत्ति भी हो सकती है। क्योंकि 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी, तो हम सांसदों से यही कहा था उन्होंने कि ये सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए है। इस सरकार को गरीबों ने बनाया है, इसलिए हमारा पहला ध्यान, हमारा पहला फोकस उन गरीबों के ऊपर रहेगा जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। और उसी सोच, उसी संकल्प के तहत 2014 के बाद से लोकसभा में बजट पेश होते आए। इस बजट में जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले 25 वर्षों में हमारे भारत की स्थिति क्या होगी दुनिया के सामने, हमारा भारत कैसा होगा, जब इस सोच को इस बजट के माध्यम से दर्शाया तो उसकी बड़ी कटु आलोचना हुई कि ये तो सपने दिखा रही हैं, 25 साल आगे की बात कर रही हैं। मंशा इसके पीछे ये है कि अभी हम आज़ादी के 75वें वर्ष में चल रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं, और जब हमारा आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा होगा उस समय हमारा देश कहाँ खड़ा होगा दुनिया के सामने। भविष्य की योजना बनाना और बताना यह कोई गलत नहीं है, दुनिया की स्थापित और मान्य परंपरा है। लेकिन पता नहीं मेरे विपक्ष के लोगों को क्यों इससे आपत्ति है, क्यों उनको नागवार गुजरता है, बात मेरे समझ से परे है। आगे की बात ये नहीं करना चाहते, इनको आपत्ति है, आलोचना है, तो मैं इनको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। महोदय, मुझे याद है आज़ादी के बाद से 1977 तक एक छत्र कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश के ऊपर रहा, लगातार उनकी सरकारें रही। और 1977 में मैंने इंटर पास किया था, और उसी साल मेरे पिताजी
विधानसभा का चुनाव जीते थे, वो एमएलए बने थे। मैं उस समय नौजवान था, तो देखता था कि लोग उनके पास एप्लीकेशन लेकर, अर्जी लेकर आते थे, मेरे बेटी की शादी है, आप इस पर रिकमेंड कर दीजिए, एमएलए साहब रिकमेंड कर दीजिए, तो 20 किलो चीनी मिल जाएगा। किसी के घर शादी हो तो चीनी लेना एक सरकारी दर पे ये एक कठिन टास्क था, और उसमें भी अधिकार होता था। इस अधिकारी को 20 किलो, एसडीएम को 40 किलो और डीएम को होता था 100 किलो, यानी 1 क्विंटल देने का। ये मैंने देखा है। और उस समय मैंने ये भी देखा है कि उनके पास लोग इस बात के लिए भी आवेदन लेकर आते थे कि मैं घर बना रहा हूँ, मेरे सीमेंट के लिए आप रिकमेंड कर दीजिए। सीमेंट लेना होता था परमिट से, चीनी लेना होता था परमिट से, और यहाँ तक कि वनस्पति घी भी परमिट से लेना होता था। यह मैंने देखा है, मुझे याद है। उसके बाद की बात थोड़ा और आगे जाऊं तो 1998 में 12वीं लोकसभा में पहली बार हमारी जनता ने, मेरे मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे देश के सर्वोच्च सदन में यहाँ भेजा। जब मेरी बारी आई तो लोग मेरे पास आते थे, मेरे बेटी की शादी है, एमपी साहब एक गैस का कूपन दे दीजिए, मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, एक कूपन दे दीजिए। मुझे याद है मैडम, 3 महीने में 40 कूपन मिलता था एक एमपी को, यानी साल में 160। पहले तो 25 ही था, बाद में बढ़ा के 40 किया गया, यानी साल में 160। हजारों लोगों की लाइन होती थी। बहुत से लोग नाराज हो जाते थे इस बात को लेकर कि मैंने एमपी साहब को अर्जी दी, मैं इनका इतना करीबी हूँ, इन्होंने उसको कूपन दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। उस कूपन के पीछे भी क्या खेल होता था मैं बताना नहीं चाहता, लोगों को पता है। यही हाल लैंडलाइन फ़ोन का हुआ करता था। एमपी की अनुशंसा पर लोगों के घरों में टेलीफोन लगते थे। एमपी के पास कुछ नंबर्स होते थे, 30 या क्या, ठीक से याद नहीं है मुझे, 25, उसमें रिकमेंड कर दे, चाहे मुंबई में लगाना हो या दिल्ली, कलकत्ते, चेन्नई में, और हर सिटी का अलग अलग रेट हुआ करता था। उसमें भी खेल होता था, मैं वो भी बताना नहीं चाहूँगा महोदय। लेकिन जैसे ही परम आदरणीय अटल जी के नेतृत्व की सरकार आई और मात्र 2 साल के अंदर 98 से लेकर 2000-2001 के बीच कैश लेने वाला, कूपन मांगने वाला कोई नहीं रहा। जिसको मर्जी चाहिए गैस का कनेक्शन लीजिए, जिसको मर्जी जाइए टेलीफोन लीजिए। और अब तो लोगों के, और उसी समय लोगों के पास एक नहीं 2-2 टेलीफोन जेब में आ गए। महोदय, मैं बिहार से आता हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद है, 2 जिले आते हैं उसमें। मुझे याद है उस समय कुमार मंगलम साहब देश के ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। बिहार के कहलगांव में, भागलपुर जिले के कहलगांव में एनटीपीसी का एक थर्मल प्लांट है, उसी समय वो था, अभी भी चल रहा है। ट्रांसमिशन लाइन नहीं था। ट्रांसमिशन लाइन के अभाव में उस पावर प्लांट को अपना जनरेशन कम करना होता था, इसलिए कि उसकी बिजली जहां तक पहुंच सकती थी, वो 2 राज्य बिहार और बंगाल, इनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं होता था। हजारों करोड़ एनटीपीसी का बकाया होता था बिहार पे, बंगाल पे। और आए दिन अखबारों में खबरें छपती थी कि एनटीपीसी बिहार को बिजली बंद करेगा, एनटीपीसी कल बंगाल को बिजली बंद करे। लेकिन बहुत कम समय के अंतराल में, वाजपेयी जी के शासनकाल में ही आज देश की स्थिति यह है कि बिजली कहीं बनती हो, चाहे वो दक्षिण में आपके इलाके में बनती हो और उत्तर में कहीं बिजली की आवश्यकता हो, मिनटों में उसका संचरण होता है, मिनटों में उसका ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरह से देश किस तरह से आगे बढ़ा और देश तब तक जगा, देश तब तक आगे बढ़ा, देश ने तब तक तरक्की की जब इस देश के अंदर
नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। जब तक कांग्रेस की सरकारें थी तब तक इस देश को दबा कर रखा गया, सप्रेस करके रखा गया, लोग जागरूक न हो, लोग चीजों को जान न जाए, लोग मांगने न लगे। इसलिए लाइसेंस, कोटा, परमिट का युग होता था। एक कांग्रेस के नेता के पीछे पीछे कई लोग होते थे, हमें पेट्रोल पंप चाहिए, हमें गैस का एजेंसी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन मुझे याद है वाजपेयी जी ने एक झटके में इस सारे सिस्टम को बंद करके और नया सिस्टम लागू हुआ। अब कोई चाह कर भी, एवं उनकी पेट्रोलियम मंत्री भी चाहेंगे कि अपने किसी चहेते को गैस का एजेंसी दे दे या पेट्रोल पंप दे दे, वो नहीं दे सकते। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये पारदर्शिता है, और ये किसी जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा ये सरकार है, ये मोदी सरकार है। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया, और यही आपत्ति इन लोगों को है, यही ऑब्जेक्शन इन लोगों को है। इनकी चिंता है। अभी हमारे जैन जी कह रहे थे कि काम किया तो डरना क्या। डरना इस बात से है कि मोदी सरकार काम कर रही है और इस देश के लोग, इस देश के मतदाता एहसान को मानने वाले मतदाता हैं, कृतज्ञ मतदाता हैं, किसी के किए को भूलते नहीं हैं। मोदी सरकार इतना काम कर रही है तो यहाँ के कृतज्ञ मतदाता तो उन्हीं को अपना आशीर्वाद देंगे, उन्हीं को अपना समर्थन देंगे, तो फिर मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही सोच लिया है कि 100 साल तक हमें शासन में नहीं आना, तो हम लोगों ने भी अपनी तैयारी कर ली। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने 1977 से लेकर बाद के वर्षों की बात की कि उस समय क्या हालात थे। इस देश के अंदर गांव में पक्की सड़कों के लिए कोई योजना नहीं हुआ करती थी महोदय। या तो JRY का कुछ फंड कटता था, 20% उसे कहते थे, या सुनिश्चित रोजगार नाम की एक योजना चलती थी, SGSY उसे कहते थे। उसके माध्यम से किसी तरह से कच्ची सड़कों की जगह पे मोरम आदि की सड़कें बनती थी, लेकिन ब्लैक टॉप सड़क, बिटुमिनस रोड कहीं नहीं बनता था। देश में ऐसी कोई योजना नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नाम की लोकप्रिय योजना, मुझे खुशी है इस वर्ष हमारी सरकार ने उसमें 27% अधिक बजट का एलोकेशन किया है। उस योजना को भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ही शुरू किया, और आज पहले जहां पक्की सड़कें, कालीकृत सड़कें, बिटुमिनस रोड दिखती नहीं थी, आज कच्ची सड़कें नहीं दिखती हैं। आज जिधर चले जाते हैं हम लोग अपने इलाके में, गांव में, केवल बिटुमिनस रोड्स ही दिखते हैं। महोदय, इस तरह से कितना उदाहरण दूं, समय कम पड़ जाएगा, आप घंटी बजाने लगेंगे, लेकिन मेरा एग्जाम्पल देश की तरक्की के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, ये मेरा जो लिस्ट है वो पूरा नहीं होगा। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको हमारे बिहार में अभी भी कॉलोनी कहते हैं। हमें कॉलोनी नहीं मिला, कोई गरीब आता है, हमें अभी तक कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी इसलिए कहते थे मैडम इसको कि गांव के बाहर बिल्कुल निर्जन स्थान पे एक गुमटी नुमा 8 बाई 10 या 10 बाई 10 का एक मकान, छोटा सा गुमटी नुमा एक कमरा होता था, और एक कॉमन दीवार होती थी, एक तरफ दूसरा कमरा होता था, दूसरी तरफ दूसरा कमरा होता था, और एक कतार में 10, 20, 50 मकान बनाए जाते थे। इसीलिए इसको अभी तक कॉलोनी कहते हैं। उस कॉलोनी खंडहर के रूप में भी आज कहीं नहीं दिख रहा, और 10,000 रुपये की राशि से इस योजना को शुरू किया सरकार ने, इंदिरा आवास इसका नाम दिया गया। अभी हमारी सरकार ने किसी का नाम नहीं देकर PMAY इसका नाम किया है, और इसमें परिवर्तन भी किया है महोदय। अगर 80 लाख मकान बनाने की बात इस बजट में की गई है, हमारी सरकार ने किया है। यदि हम अमाउंट को जोड़ें, उस राशि को जोड़ें, जब 70,000 रुपये मिलते थे और आज 1,65,000 रुपये के आसपास मिलते हैं, तो 80 लाख के जगह ये करीब करीब 2 करोड़ होता। 2 करोड़ मकान अगर उस राशि को, उस अमाउंट को देखें तो। लेकिन अभी
80 लाख मकान बनाने की बात की गई, और अब वो एक कमरा, गुमटीनुमा कमरा नहीं बनाते, गरीब को रहने के लायक पक्का मकान हमारी सरकार दे रही है। और उस मकान में रसोई घर भी होता है, उस मकान में पानी की भी व्यवस्था होती है नल जल योजना के तहत, उस मकान में शौचालय भी होता है, उस मकान में गैस का कनेक्शन भी होता है, और उस मकान में रोशनी भी होती है, बत्ती भी हमारी सरकार ने जलाया गरीब के मकान में। पहले गरीब के पास बैंक का कोई खाता नहीं होता था, कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए कि उस समय की सरकारों की जो मानसिकता थी कि तुम गरीब हो, तुम इसी के लायक हो, तुम एक गुमटीनुमा कमरे में रहने के लायक हो, तुम्हें बैंक खाते की क्या जरूरत है। जब जीरो बैलेंस पर जनधन खाते की योजना हमारी सरकार ने शुरू किया तो उसमें भी आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म खूब हुआ हम लोगों का कि जीरो बैलेंस पर कोई खाता होता है। इनको पता नहीं था कि उसके पीछे योजना क्या है। उसके पीछे जब डायरेक्ट सर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। शुरू किया? अभी तो हम आ रहे हैं अपने लय में। आप बजट से आओ। बोलने दीजिए सर, हम रोज रोज नहीं बोलते, हम हमेशा नहीं बोलते, और आपका हम संरक्षण चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं। नो, सो मेनी स्पीकर्स फ्रॉम। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी समाप्त करूं। प्लीज। तो जब हर तरह की सब्सिडी, हर तरह का बेनिफिट, हर तरह का लाभ गरीबों को उनके खाते में डायरेक्ट जब जाने लगा, तब ऐसे लोगों को पता चला कि इसके पीछे मोदी जी की योजना की थी, उनकी सोच क्या थी। और उससे गरीब का, जब पहले तो होता था कि हम तो गरीब हैं, हम बैंक खाते की, बैंक में अकाउंट की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। और खुद ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री रह चुके, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो 14 या 15 रुपया गरीब के पास पहुंचता है। आज दिल्ली से 100 रुपया जाता है तो उस गरीब के खाते में पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंचता है। जनधन खाते की योजना के पीछे ये उद्देश्य था, इनको समझना पड़ेगा। अब बजट में इनको कुछ नहीं दिखता। अब कुछ नहीं दिखता, कहा जाता है कि जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा दिखेगा। अगर देखना चाहेंगे तो दिखेगा, कमी ही निकालना चाहेंगे तो कमी ही दिखेगी, अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी। महोदय, 48,000 करोड़ रुपए के बजट से 24,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण होगा, ये भी इनको नहीं दिखता। और अभी जैन जी कह रहे थे वाराणसी से कलकत्ते तक 686 किलोमीटर सुपर हाईवे 8 लेन की बनेगी, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। इनको अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कि जब इतना विकास का इतना काम हो रहा है और होगा, तो इस देश का कृतज्ञ मतदाता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा। महोदय, 300 वंदे भारत गाड़ियाँ चलाई जाएगी, ये भी इनको नहीं दिखता। बुलेट ट्रेन 400 रेलगाड़ियाँ वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएंगी, ये भी इनको नहीं दिखता। महोदय, मैं आपके माध्यम से अब अपने प्रदेश और अपने इलाके के संबंध में कुछ सुझाव या कुछ मांग भी इसलिए रखना चाहूँगा कि आशा उसी से आदमी रखता है, उम्मीद उसी से करता है जो पूरा करता है। और जिसने कुछ किया है किसी के लिए तो मेरा भी करेगा, इसी उम्मीद से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इस वर्ष के बजट में 1,37,000 करोड़ रुपए रेलवे को बजटरी सपोर्ट के रूप में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया। ये अब तक का सबसे अधिक बजटरी सपोर्ट है रेलवे को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पटना बिहटा से औरंगाबाद 122 किलोमीटर एक रेल लाइन का निर्माण होने वाला है। कई वर्षों पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ, सर्वे भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इस वर्ष मैडम आपने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। मैं आपसे ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसमें कम से कम इतनी राशि आप दे दीजिए
कि इसका काम शुरू हो जाए। लैंड एक्विजिशन के लिए जो पैसा लगेगा या रेल के निर्माण के लिए जो पैसा लगेगा, कम से कम आधा नहीं तो 25% जो हो, जितना धन हो सके उतना धन आप इसमें प्रावधान कर दीजिए, ताकि बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण का काम शुरू हो जाए। काम 2 वर्ष में होगा, 3 वर्ष में होगा, हम लोगों को संतुष्टि होगी, विश्वास होगा, आपके ऊपर भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। और 4 लोकसभा क्षेत्र हमारे साथ हमारे सहयोगी सांसद हैं, इन लोगों के क्षेत्र में भी इस रेल लाइन का जी सब लोग हैं। Yes, सुशील कुमार सिंह जी, जी now please try to conclude. सर 2 मिनट और दे दीजिए। मैंने बताया कि 48,000 करोड़ रुपए सड़क मंत्रालय को मिला है और 48,000 करोड़ रुपए से 24,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। तो उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार में, हमारी बिहार की राजधानी पटने से अरवल औरंगाबाद होते हुए झारखंड को एक सड़क जाती है NH 139, NH 139, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक का लोड उस पर इतना है कि मैं कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। और ये सड़क बिहार को 3 और राज्यों से जोड़ती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कम से कम झारखंड में इसके 4 लेनिंग का काम भी शुरू हुआ है और सैंक्शन भी हुआ है प्रोजेक्ट। तो मेरा निवेदन ये होगा कि इस नेशनल हाईवे को 139 को पटना से लेकर औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज एक जगह है जहां झारखंड की सीमा लगती है, इसको 4 लेन किया जाए। धन्यवाद। सर 1 मिनट और सर मेरा जो इलाका है, लास्ट डिमांड प्लीज। सर 1-2 है, ज़्यादा नहीं है। सर मेरा जो इलाका है वो पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सल प्रभावित होने के चलते ही, LWE डिस्ट्रिक्ट होने के चलते ही ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। ये दोनों ज़िले, औरंगाबाद भी और गया भी। यहाँ SCA नाम से एक सेंट्रल फंड है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, विशेष केंद्रीय सहायता। इससे लगभग 25 या 30 करोड़ रुपए पर एनम जिलों में विकास के लिए मिलता है। हमारे औरंगाबाद को इस वर्ष इससे निकाल दिया गया है, ऐसी सूचना है मुझे, जबकि वहाँ आए दिन नक्सली घटनाएं हो रही हैं। अभी 1 महीना के अंदर 2 मुठभेड़ सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों का हुआ है औरंगाबाद जिले के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगनी हो, चाहे जैसे करना हो। कल्याण बनर्जी जी प्लीज। सर मैं थोड़ा कोविड पे बात करना चाहता था, आप अनुमति दे देते। प्लीज, यू हैव टेकन 25 मिनट्स। सर 2 बात और मुझे करनी है। कंक्लूड ही। सर कोविड की जो महामारी आई, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं थी महोदय, ये पूरे विश्व में था और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुए, सब कुछ हुआ। हिंदुस्तान जो एक, हम हिंदुस्तान तो कोई डेवलप्ड नेशन है नहीं, हम तो प्रगतिशील हैं। हमारे यहाँ साधन संसाधन सीमित थे, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, अमेरिका, जापान, कनाडा के जैसी। लेकिन फिर भी उस चैलेंज को एक दृढ़ इच्छा शक्ति, सर पूरा कर लेता हूँ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत और कम से कम समय में हमारी सरकार ने अपने लोगों की सेहत, उनके प्राण की रक्षा के लिए मैक्सिमम जो कर सकता था किया। लेकिन उस पर भी आलोचना है PM केयर्स फंड के विषय में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरा का पूरा ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन से भरी पूरी गाड़ी एयरफोर्स की सहायता से यहाँ से वहाँ घंटों में पहुँचाया गया देश के कोने कोने में। यह इन लोगों को नहीं दिखता महोदय। और दूसरी प्लीज सर बस एकदम लास्ट है सर, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। लास्ट सेंटेंस, दिस इज लास्ट सर, दिस इज लास्ट। सबसे शर्मनाक और खेदजनक बात तो यह है कि जब हिंदुस्तान ने हमारे वैज्ञानिकों के मनोबल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया, उनके लैब में गए
और उनको प्रोत्साहित किया जब हमारे यहाँ वैक्सीन बना, एक नहीं दो दो बना, जो 25 साल के बाद आता था किसी महामारी के बाद, तो विपक्ष के लोगों ने देश के लोगों की जान और सेहत की कीमत पे एक ओछी राजनीति की और कहा ये मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, और देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन देश के लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े कल्याण बनर्जी जी मुफ्त प्लीज, सख्त या ना, ये सभी बात कल बोला ना आप। This budget, सरकार ने संचालित किया। धन्यवाद धन्यवाद सर अंतिम बात है सर, अंतिम बात budget, प्लीज सर बस एक लाइन में सर, एक मिनट सर एक सेकंड, एक बात से मैं सर बहुत दुखी हुआ। मैं दुखी हुआ इस बात से कि जब विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के सांसद अपनी बात रख रहे थे प्रेसिडेंशियल एड्रेस के जवाब में, उस डिस्कशन में, तो उन्होंने हमारे माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर एक बिल्कुल गलत, बेबुनियाद आरोप लगाया, ये कहते हुए कि उनके घर में कोई मणिपुर का डेलीगेशन मिलने गया था। प्लीज सर मैं बताना चाहता हूं, ये बात वो आदमी कह रहे हैं जिनसे मिलने उन्हीं की पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर गए, और वो पार्टी और ये बजट का इलेक्शन के विषय में उनसे बात करना चाहते थे। डिस्कशन हो गया ना, कंप्लीट हो गया। उतने सीनियर लीडर से बात नहीं करके वो अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, और वो आदमी आज कांग्रेस पार्टी से निकलकर उत्तर पूर्व के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी प्लीज। sir, this budget